आजकल सुबह दोपहर शाम पैनाडोल की गोली खाने की तरह हमारे जो पीडीएम की जमातें हैं अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और उसमें ख्वाहिश सिर्फ एक है, शिद्दत के साथ, कि पहले ललकारा जाता था असम्बलियां क्यों नहीं तोड़ी जा रही, अगर आपको इलेक्शन कराना है तो जिन सूबों में आपकी हुकूमत है असम्बलियां डिसॉल्व करें और इलेक्शन करा लें। जैसे ही हमारे चेयरमैन साहब ने बात की असम्बलियां तहलील करने की तो उस दिन से इनको नानी याद आ गई है। और अब सुबह दोपहर शाम ये बताने की कोशिश की जाती है कि असम्बलियां ना तोड़ना मुल्क के लिए कितना जरूरी है। तो मैं इनको बताती चलूं कि आप ना हमें शेरो शायरी के साथ इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने के और बड़े बड़े दावे और माइक फेंकने से इकॉनमी ने ठीक नहीं होना। जो चेयरमैन साहब ने असम्बलियां तहलील करके और जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने की बात की है, वो अपनी सियासत के लिए नहीं की, क्योंकि जितने दिन आप निकम्मों का टोला रहेगा सियासी तौर पर उतना ही हमें फायदा है। लेकिन इस वक्त बात है मुल्क की। पाकिस्तान डूब चुका है और इस तजर्बाकार टीम ने इन 8 माह के अंदर पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गए हैं। ये यानी कि 22 लाख लोगों को बेरोजगार करके इन 8 महीनों के अंदर, और ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि हमें रहने दिया जाए ताकि कोई रह तो नहीं गया जिससे हम पूछे किसी का रोजगार, या कोई रह तो नहीं गया जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है। 2 करोड़ लोग इस तजर्बाकार टीम ने खत्ते गुर्बत से नीचे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वहां तक आपने मजीद पहुंचाई है, ऐड किए हैं। ये है आपकी कंट्रीब्यूशन। फिर मैं इनसे कहती हूं कि आपने आज ये जो किराए के तर्जुमान कनीजों का टोला और जो आके आप जज्बाती झूठी बातें करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हो, तो आज जब आपने आना है ना हमारे मोहसिन लगारी साहब की एंड फैसल तैमूर साहब की, हमारे तैमूर झगड़ा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आपने सोल्यूशन लेके आना है कि ये नलायकों का टोला अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इनके पास सोल्यूशन क्या है, इनके पास क्या फॉर्मूला है शेर सुनाने के अलावा, कि जिससे इस मुल्क की डूबती कश्ती बच जाए। इस मुल्क में जो इनकी वजह से 22 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, इंडस्ट्री बंद हुई है, किसान बर्बाद हुए हैं, और 2 करोड़ लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे इन्होंने भेजे हैं, उनके लिए हमें बता दें कि इनके पास प्लान क्या है। हम इनकी बात मानने को या सुनने को तैयार हो जाएंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आज कुछ फैक्ट्स और फिगर्स मोहसिन लगारी साहब और हमारे तैमूर झगड़ा साहब आपके सामने रखेंगे, जो पाकिस्तानी कौम की परेशानियों में मजीद इजाफा करने के लिए काफी हैं। देखिए, हिसाब सबको आता है। जिसके घर में सारा टब्बर मेहनत मजदूरी करे, जॉब करे, कमाए, और जिनके घर की ना रोटी पूरी हो ना बिजली के बिल अदा किए जाएं, उनको इकोनॉमी के ऊपर लेक्चर कोई ना दे कि हम उन्होंने कितना इस मुल्क को फायदा पहुंचाया है। फिर डार साहब की जो डॉलर के ऊपर ग्रिप जितनी उसने आके की है वो हमें सबको पता है। आखिर में मैं इतना कहूंगी, फिर मैं तैमूर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बात करें कि लिख लें मेरी बात। जब एंड रिजल्ट निकलना है, नेट रिजल्ट निकलना है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको तो कोई नहीं जुटला सकता। मुल्क की बर्बादी की हदें होंगी और इनके फिर भी किसी न किसी तरह जो अशराफिया खानदान के जो दौलत के अंबार है, इंशाल्लाह वो फिर बड़े ही हुए होंगे। एज ऑलवेज नैब के जो लॉज थे उनमें आप अमेंडमेंट करने आए थे, खुद को आपने अच्छा बेल आउट पैकेज दे लिया है, NRO 2 मिल चुका है। मजीद बर्बादी ना करें। जितनी जल्दी इस मुल्क के लोगों को आपसे निजात की डिमांड है, वो इलेक्शन नहीं चाहते, वो निजात चाहते हैं ताकि ये मुल्क स्टेबल हो और बेहतरी की तरफ जाए। और ये जो चोरों का टोला है, ये जो मुफाद परस्तों का टोला है, इनसे निजात पाएं। और इसमें इस सारी एपिसोड के अंदर जो सबसे ज्यादा तड़प लगी हुई है ना, उस पर मेरे भाई रोशनी भी डालेंगे। वो मतलब ना जो 3 में ना 13 में, वो जो फजलुर रहमान डीजल, कि वो तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि कौम की माओ बहनों बेटियों को गालियों पे उतर आया है, क्योंकि सियासत आपकी दफन है। इलेक्शन आज हो या कल आप फारिग हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कौम आपसे निजात लिए बगैर आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई आज आपके साथ पहली बार लाहौर में मिलके। देखिए, जो मुसर्रत साहिबा ने कहा कि ये भी मान लिया जाए
कि इलेक्शन के अलावा कोई और हल है, लेकिन अगर कोई और हल है तो फिर उसका रास्ता दिखाएं। हाँ। जो इकोनॉमी के साथ हो रहा है वो इतना बड़ा चैलेंज है कि या अगर कोई और रास्ता ना दिखाया गया और या अगर इलेक्शंस ना हुए तो शायद आगे वो कीमत अदा करनी पड़े जो ये मुल्क आसानी से बर्दाश्त ना कर सके। उसमें जो एक पहलू है, मोहसिन साहब बैठे हैं, मोहसिन साहब और मेरी हर रोज बात होती है, वो ये है कि इकॉनमी तो आपने वैसे ही रोक दी जो थोड़ी बहुत चलती है, जो सूबों के बजट से चलती है, और खास तौर पे छोटे सूबों में, क्योंकि पंजाब थोड़ा बड़ा सूबा है, यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे इकोनॉमी के चलने का दारोमदार उतना गवर्नमेंट के पैसों पे नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा या बाकी जो छोटे सूबे हैं, और फिर जो सैलाब आ गया है, अगर गवर्नमेंट अपना पैसा ना इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में एडीपी के थ्रू या जो अपनी फंडिंग के थ्रू जो अपनी सर्विस डिलीवरी चलाती है, तो मुल्क तो मजीद रुक जाए, उसका नुकसान तो पूरे पाकिस्तान को होता है। तो ये पहली हुकूमत है जिसमें तकरीबन सारे सूबों को बड़ी शदीद शिकायतें हैं कि जो बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स फंडिंग की होनी चाहिए वो नहीं होते। और मैं अपनी आवाज इसलिए यहां पे उठाना चाह रहा था क्योंकि एक मौका मिला, कल खान साहब से मुलाकात थी। नेशनल मीडिया में बड़ा जरूरी है कि पता हो कि ये जो इंपोर्टेड गवर्नमेंट है ये छोटे सूबों के साथ क्या कर रही है। मैं सिर्फ आपको खैबर पख्तूनख्वा के फिगर्स देता हूं कि पिछले ये जो 7-7.5 महीने ये हुकूमत रही है, तकरीबन 120 अरब रुपए इन्होंने ट्रांसफर नहीं किए। अब 1000 अरब रुपए के बजट में अगर आप 120 अरब रुपए ट्रांसफर ना करें तो जितनी भी आपके पास एक्चुअल स्पेस होती है वो तो रुक जाती है। उस 120 अरब रुपए का ब्रेकडाउन क्या है? 30 अरब रुपए इन्होंने बगैर पूछे कबायली अजला के बजट से काटे, जो कि एक ऐसे एरिया है जिसके इंतजाम के बाद वहां की मेन स्ट्रीम में जिस तरीके से हो उसका पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा असर है। सिर्फ पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आपने तहरीके तालिबान का उस दिन जो स्टेटमेंट है वो भी देखी, उसके बाद क्वेटा में ब्लास्ट भी देखा। वो जो 30 अरब रुपए वो नहीं दे रहे कबायली अजला में, जिसकी वजह से वहां पे सारा डेवलपमेंट का काम रुक गया है। वही बजट जो इन्होंने अप्रूव कराया था फेडरल ग्रांट का, क्योंकि अभी तक एनएफसी का कोई अवार्ड नहीं हुआ, 55 अरब रुपए में उन्होंने सिर्फ 5 अरब रुपए ट्रांसफर किए कबायली अजला के डेवलपमेंट बजट के। 8 अरब रुपए तो हमने अपनी जेब से लगा दिए। जानबूझ के कबायली अजला में जो फाइनेंसिंग फेडरल गवर्नमेंट कर रहा था सेहत कार्ड की 60 लाख लोगों की, वो 5 अरब रुपए तो ये दे नहीं सके। और आज के अखबार में हेडलाइन है कि अपने एमएनएस के लिए 87 अरब की रिकॉर्ड फंडिंग में से 16 अरब रिलीज कर दिए। 30 करोड़ रुपए इन्होंने वीवीआईपीस के फॉरेन ट्रिप्स के लिए रिलीज कर दिए। अब आप सोचें, आप वजीरिस्तान में या बाजौर में बैठे हो और आपको ये पता चले तो आप किस किस्म के सवाल आपके जहन में आएंगे। ये हुआ कबायली अजला का हाल। हमारा छोटा सूबा है, छोटी इकोनॉमी है, हमने 3 साल में कोशिश की है कि अपनी आमदन बढ़ाएं, 3 साल में तकरीबन 3.5 गुना बढ़ाइए, लेकिन हमारा बहुत बड़ा दारोमदार होता है नेट हाइडल प्रॉफिट्स पे। जो तरबेला से सस्ती बिजली बनती है उसमें से जो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का है, जो इमरान खान की हुकूमत में 15 महीनों में एक रिकॉर्ड 63 अरब रुपए और 3 साल में 108 अरब रुपए हमें ट्रांसफर हुए थे, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। ये तारीख में पहली हुकूमत है जिसने 1 रुपए नेट हाइडल प्रॉफिट्स का नहीं ट्रांसफर किया, और इसका इंपैक्ट फेडरेशन पे बहुत बुरा होता है। ये मैं बार बार रेस कर रहा हूं। 60 अरब रुपए शायद पंजाब के लिए इतने ज्यादा नहीं हो, खैबर पख्तूनख्वा की सारी जो स्पेस है वो ये नेट हाइडल प्रॉफिट्स के पैसों से बनती है। और इसके अलावा हमने कैलकुलेट किया, मैं मोहसिन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी तरफ भी कैलकुलेट करें कि एनएफसी का जो शेयर है उसमें से भी 30 अरब रुपए ट्रांसफर नहीं किए, और जो इनकी टैक्स कलेक्शन चल रही है, क्योंकि कोई 22-23% पे वो इंक्रीज होनी चाहिए, 11 से 12% पे वो हो रही है, तो मेरे ख्याल में वो टैक्स कलेक्शन पूरी ना करते हुए, एफबीआर की मैं बात कर रहा हूं, कोई 60 अरब रुपए का खसारा खैबर पख्तूनख्वा को होगा
और कोई 150 अरब रुपए का खसारा मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक अंदाजन पंजाब को होगा, बॉल पार्क जो सिमिलर हो। तो ये आप देख ले कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस है, एक तरफ तो वो डॉलर नहीं ला सकते मुल्क में, दूसरी तरफ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जैसे छोटे सूबे में जून तक तकरीबन 200 अरब रुपए का खसारा ये जो है वो कॉज कर रहे हैं। 200 अरब रुपए एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान में तारीखी फ्लड्स आए। और बाय द वे इत्तेफाकन बात ये, मुझे नहीं पता, मोहसिन साहब भी क्लियर कर सकते हैं, फ्लड्स में एक दिन स्वात में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा को हम 10 अरब रुपए की ग्रांट देंगे। ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि फ्लड्स पे एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, बाकी सूबों का मुझे नहीं पता, लेकिन एक पैसा भी नहीं मिला, वो भी हम ये 200 अरब रुपए के खसारे में से फाइनेंस कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज तक जो फ्लड के मुतासरीन है 3.5 अरब रुपए की अदायगी इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद हम उनको कर चुके हैं। लेकिन ये जो फेडरल गवर्नमेंट का रवैया है जो मिफ्ता इस्माइल साहब के टाइम से शुरू हुआ था, इसकी कीमत तो अदा करनी पड़ रही है। हमने पहली क्वार्टर में रिकॉर्ड एडीपी स्पेंडिंग करने के बाद अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग बहुत हद तक कर्टेल कर दी है, कबायली इस्लाम में रोक दिए, क्योंकि वहां तो फेडरल गवर्नमेंट का कोई पैसा ही नहीं आ रहा। इसका इम्पैक्ट कहां पे आता है? इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ कम करने पे आता है, क्योंकि ये जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे नहीं लगता, आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रुक जाता है। अच्छा, 2 बातें मैं एंड में करूंगा, फिर मैं मोहसिन साहब को हैंड ओवर करता हूं। एक तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, बड़ा चैलेंज हमें हुआ जो सेहत कार्ड का प्रोग्राम है। हमें फख्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में तकरीबन 3/4 पाकिस्तान में ये जो है वो आ गया। इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है कि पिछले 12 महीनों में तकरीबन 10 लाख लोगों ने ये खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल किया, और इस फाइनेंशियल ईयर में कोई 15 लाख लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। पॉवर्टी रिडक्शन का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं, लेकिन कोई मौका ये नहीं मिस करते जिसमें ये सेहत कार्ड को बंद करने की कोशिश करें। मरियम बीबी का जो ऑडियो लीक हुआ था वो सबके सामने है, जब उन्होंने शहबाज साहब को कहा था कि ये सेहत कार्ड बंद करना चाहिए क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है। कल इन्होंने एक अफवाह छोड़ी, और ये मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं, तो आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने के लिए ये मुअत्तल कर दिया गया, और अपोजिशन के जो सिंपैथेटिक वहां पे मीडिया पर्सन्स हैं और उसके अलावा जो अपोजिशन के कुछ लीडर्स हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से ये बात कही कि सेहत कार्ड मुअत्तल हुआ। ऐसे कोई बात नहीं है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से एक हमारा एनुअल प्रोसेस होता है। जो 48 अस्पताल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे, 203 में से उनको हटाया और 32 नए हॉस्पिटल्स को डाल दिया। ये सिर्फ ताकि ये मैसेज ऑन द रिकॉर्ड जाए। और एंड में मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी खतरनाक सिचुएशन है इकोनॉमी की, और मुझे तो हैरत होती है, अब मैं नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, कि हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर हफ्ते मिफ्ता इस्माइल साहब खत लिख देते हैं कि इसहाक डार को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और हर दूसरे दिन बाद इसहाक डार साहब आ जाते हैं। कल उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे कहा कि मिफ्ता इस्माइल ने 6 महीने कुछ नहीं किया, जो 23 अरब डॉलर का खसारा था कुछ अरेंज नहीं किया। कल उन्होंने उसी IMF प्रोग्राम की तनकीद की जो मिफ्ता इस्माइल ने 6 महीने जो है वो साइन करने में लगाए। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जो 3-4 बड़े प्रॉब्लम्स हैं, एक जो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, ठीक है, कल डार साहब ने खुद ये कहा, हालांकि हम पे इल्जाम लगाते गए PMLN के लोग सारे कि हमने IMF को सैबोटाज करने की कोशिश की। कल डार साहब ने खुद कहा कि अगर IMF के पास नहीं जाना होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये बात कल रात उन्होंने कही। ठीक है, आपके पास प्लान क्या है? जो IMF इनसे पूछ रही है, और क्यों पूछ रही है? क्योंकि इन 6 महीनों में इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है कि आपके पास रेवेन्यू रेजिंग का या कॉस्ट कटिंग का क्या प्लान है, उसका सबूत दे। क्यों पूछ रही है? इसीलिए पूछ रही है क्योंकि पहले दिन से जो ये आए थे, इन्होंने उनको पता नहीं कौन कौन से हिसाब दिए हैं।
फ्लड्स के जो $30 अरब का इन्होंने हिसाब लगाया, क्यों वो कह रहे हैं कि एक्चुअली प्रूफ करें कि एक्सपेंडिचर आप क्या स्पेंड करें, क्योंकि इस हुकूमत पे इंटरनेशनल इदारे और हमारे दोस्त ममालिक भी ट्रस्ट नहीं करते। तो एक्चुअली एक सवाल बनता है, और वो सवाल यही बनता है, और बाकी इस पे क्वेश्चन आंसर में बात कर सकते हैं कि अगर आप सिर्फ ये कहने से बात नहीं होगी कि जी इकोनॉमी को हम ठीक कर देंगे, रिकॉर्ड महंगाई है, रिकॉर्ड कीमतें, जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 7 अरब रुपए तक गिर चुके। नो कॉन्फिडेंस वोट से पहले 16 अरब डॉलर थे, ठीक है। IMF आपके पास आ नहीं रहा, कोई मुतबादिल आपने बताया नहीं, तो मेहरबानी करें अगर आपके पास कोई प्लान है इन 3-4 चीजों पे तो बताएं, और अगर प्लान नहीं है तो खुदा के लिए ये तजवीज लें कि ये हवा से प्लान नहीं आएगा। फिर ये एक ही हल है जिसकी वजह से सूबे जो है वो ये खान साहब की हिदायत पे इस मोड में जा रही है कि हम असेंबलीज को डिसॉल्व करके नेशनल इलेक्शंस फोर्स करें, कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है या ये जुर्रत नहीं है कि आप मुश्किल इकदाम लें, तो फिर जाए नेशनल इलेक्शंस में ताकि एक स्टेबल हुकूमत आए। क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ना हो, वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों को पैसे ना दे रही हो, पूरा पाकिस्तान जो है वो रुक जाए और हम कोई करिश्मे से जो है वो इस क्राइसिस से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे दोस्त जो यहाँ पे हैं मुझे थोड़ा सा जो जानते हैं, मैं I'll stick to numbers, और मैं आपके साथ जो है एक फैक्चुअल बात करने की कोशिश करूंगा जी। तैमूर खान ने जैसे बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को उनका जो है ड्यूज नहीं मिल रहे, इसी तरह हमारे पंजाब में भी हमारे जो ड्यूज हैं वो हमें नहीं मिल रहे। मैंने ये नंबर्स अभी डिपार्टमेंट से मंगवाए थे। 176.353 अरब रुपए जो हैं वो पंजाब के ड्यू हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, जो कि हमें नहीं मिल रहे। 176.353। इसमें जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिसके अंदर उन्होंने हमें पैसे देने, हमारा नेट हाइडल वाला है, मेट्रो बस के ऑपरेशन का है, वीट की जो सब्सिडी और वीट के जो स्टोरेज के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो हैं। ये सारी चीज़ें मिलके जो है हमारा टोटल जो है 176.353 बिलियन रुपीस हमारा भी आउटस्टैंडिंग है। दूसरा एक बहुत बड़ा अभी जो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे सूबे के अंदर एक जो स्पेशली हमारे डेरा गाजी खान राजनपुर के अंदर जो फ्लड्स के साथ जो हमारा नुकसान हुआ था, जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, लोगों की घर गए हैं, उनकी फसलों के नुकसान हुए हैं, उसके लिए भी वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें 1 रुपए की भी इमदाद नहीं मिली। और उसके लिए जो एक 14 अरब रुपए का जो पैकेज हमने दिया है और हम कर रहे हैं, वो हमने अपने ही वसाइल के साथ उसको कर रहे हैं, क्योंकि अपने सूबे के लोगों की जो ज़रूरियात है वो तो आखिर हमने उनको एड्रेस करना है। अभी पिछले दिनों एक और इशू मेरे सामने आया जो कि मुझे बहुत जिस पे अफसोस हुआ, वो ये था कि ये जो हेल्थ कार्ड है जी, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ये दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इस तरह है जिस तरह के हम दे रहे हैं। बहुत सारे अमीर मुल्कों में भी इस किस्म की यूनिवर्सल इंश्योरेंस नहीं दी जा रही, जैसे कि हमारी एक हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया। और ये ऐसी चीज़ें जी, बीमारी अल्लाह माफ़ी दे, जिसके घर बीमारी आती है तो उसके घर की तमाम जो चीज़ें होती हैं वो अपसेट हो जाती हैं। चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, आपकी जब बीमारी आन पड़ती है तो आपकी तमाम तरजीहात अपनी सेहत के लिए हो जाती हैं। तो उसके लिए ये यूनिवर्सल जो हमारा हेल्थ केयर कार्ड था, ये उसके साथ हमने शुरू किया था। जो पंजाब हुकूमत का जो एक मुआहदा है स्टेट लाइफ के साथ, उसके अंदर हमारे साथ जो है फेडरल गवर्नमेंट भी उसके साथ शरीक थी। और जो फेडरल गवर्नमेंट के इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद, ये भी हमारा एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट है जिसके तहत तीनों जो हैं इसके सिग्नेटरीज हैं, और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से के प्रीमियम देने हैं जिनके साथ ये कवरेज दिया जाएगा। तो ये सामने बात यह आई कि वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का वो प्रीमियम नहीं दे रही, तो जो कि एक वी आर गोइंग टू टेक दिस अप, हम सरकारी तौर पे भी हम ये टेक अप कर रहे हैं उनके साथ। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो चीज़ फिर वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की हेल्थ केयर की जो इंश्योरेंस थी उससे अपने आप को बरी ज़िम्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको वो जो सर्विसेज वहाँ पे मिल रही हैं उसको उन्होंने थ्रेटन कर दिया कि भाई अगर वो नहीं देंगे उसका प्रीमियम
तो वो तो फिर उनका बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसके अंदर अभी हुकूमत पंजाब अपना हिस्सा जो है वो पूरा डाल रही है, अभी तक ये चल रही है, लेकिन ये कितने दिन ऐसे चल सकेगा? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आया है। तो एक वो फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल या ना कोऑपरेट करने वाली वो जो फजा है, वो हर जगह ये देखते आ रहे हैं। ये जो पैसे हमें चाहिए, एनएफसी के हमारे पैसे हैं, हमारे पुराने ड्यूज हैं, ये तो वो चीज़ें जो कि ऑटोमेटिकली होने वाली चीज़ें हैं, वहाँ भी बात नहीं हो रही। जो हमारे पर मुश्किल आन पड़ी फ्लड्स वाली, उसके अंदर भी वफाकी हुकूमत अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया कि जी हमने यहाँ पे पंजाब में जो है इनकी मदद नहीं करनी। $30 अरब का जो हम दुनिया से कह रहे हैं कि हमें दो उसके लिए, तो उसके लिए अगले पूछ रहे हैं ना कि कहाँ पे तुम्हें खर्च हुए हैं, कहाँ के लिए तुम्हें ज़रूरत है, कैसे तुमने किया है। और मेरे से ज़्यादा आप मीडिया वाले लोगों को ज़्यादा इस चीज़ का एहसास और पता है कि जिस तरह वो सिंध में मामलात सामने आ रहे हैं कि किस तरह रिलीफ गुड्स जो हैं वहाँ पे स्टोर किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। शायद वो उस दिन वो एक टेलीविजन शो में दिखा रहे थे, वही कंबल और राशन, और वो जाके उन्होंने खरीद के, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके वो उन्होंने उसका वीडियोस भी बनाई हैं जिसपे वो लोग जो इमदाद की चीज़ें आई हैं वो बिक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने पेश करने के लिए हम हाजिर हुए कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये जो नॉन कोऑपरेशन है, हर कोई अपना अपना अपने उसके साथ वो चल रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट सूबों को ओन अप नहीं करी, खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो उसके जो मामलात हैं उनको नहीं एड्रेस करी, पंजाब के साथ जो उसके मामलात हैं उनको नहीं एड्रेस करी। तो फेडरेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब सब ने मिल के साथ चलना है, उनसे हम किस तरह वफाकी हुकूमत आज की जो है पीडीएम की जो कोalition गवर्नमेंट है वो किस तरह अपने आप को उसे निकाल के जा रही है। ये सारी चीज़ें फेडरेशन के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस फेडरेशन को हमने कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करके मिल के चल के चलाना है, और इसके ऊपर इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है वफाकी हुकूमत के ऊपर। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसी ने सारों को साथ लेके चलना है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आप लोगों के जो सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साहब तो हमेशा ये एक तो सबसे बड़ी बात इन्होंने बिल पास किया सूबाई खुद मुख्तारी का, इन्हीं दोनों बड़ी पार्टियों ने जब इस वक्त मरकज में है 18th अमेंडमेंट की बात जी, ये सूबाई खुद मुख्तारी दी और अब ये सूबाई खुद मुख्तारी को सलब कर रहे हैं बैठ के मरकज में। इससे पहले आपकी याद दहानी के लिए थोड़ा सा 1988 में ये पंजाब के मरकज के चैंपियन बन गए थे कि पंजाब हुकूमत और पंजाब के हक मारे जा रहे हैं बेनज़ीर के खिलाफ। अब ये मरकज में बैठ के सूबे के खिलाफ हो गए हैं। ये इनका क्या दोहरा मियार है? देखें 18th अमेंडमेंट जो है जब ये पास हुई थी तो उस वक्त एक बड़ी एक आइडियलिज्म थी कि हम जो है सूबों को, फेडरेशन को, फेडरेटिंग यूनिट्स को एक उनको इंडिपेंडेंस देंगे और फेडरेटिंग यूनिट्स अपने मामलात में खुद आज़ाद होंगे। लेकिन होता ये है कि जिस वक्त ये एक्चुअली इस पे अमल दरामद कराने का वक्त आता है तो जिन लोगों के इख्तियारात और ताकत और पावर जब वो कम हो रही होती है तो उसको हम चिपक जाते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ नहीं करनी। तो ये एक कॉल और फेल का तजाद है। या तो 18th अमेंडमेंट करते वक्त हमने सोचा नहीं था पूरा, उसको हमने थिंक थ्रू नहीं किया था कि उसके अंदर क्या इश्यूज आएंगे, या वो उस वक्त एक हमने जल्दी में चीज़ की थी, या फिर हमने उस वक्त नेक नीति के साथ नहीं की थी कि हम उसको करें। देखिए दुनिया के अंदर जहाँ पे भी डेमोक्रेसीज मैच्योर हो जाती हैं तो आप लोगों को ये इख्तियारात देते हैं कि अपने फैसले वो खुद करें। मैं तो बहुत बड़ा एक बात दूसरी तरफ चल पड़ेगी, बहुत बड़ा एक सपोर्टर हूँ एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स का भी। लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो है आप लोगों के ग्रास रूट लेवल तक उनको बाइख्तियार करें। तो इसी तरह वफाक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इन सूबों को खुद अपने फैसले करने के लिए और अपने मामलात को देखने के लिए उनको एम्पावर करे, ना कि उसके अंदर रुकावट पैदा। अच्छा ये बताएं, लगारी साहब और तैमूर झगड़ा साहब बैठे हुए हैं, 3 माह पहले जब IMF के साथ बातचीत शुरू हुई तो झगड़ा साहब ने एक लेटर लिख दिया शौकत तरीन साहब की ख्वाहिश पर। आपने लेटर लिखने से इनकार कर दिया कि मैंने लेटर नहीं लिखा। अब इस वक्त सूरत यह है कि कंप्लीट डेडलॉक आ चुका होगा IMF के मामलात। मुफ्ता साहब अपनी बात कर रहे हैं, डार साहब अपनी बात कर रहे हैं, आप दो मेन स्टेक होल्डर है पंजाब और KP, और आप दोनों कह रहे हैं आपका 176 अरब फंस गया, इनका 60 अरब फंस गया, ठीक है ना। सूरत अगर डेडलॉक इसी तरह कंटिन्यू करेगा तो खुदा ना करे, जो रात को खबरें आ रही थी, शौकत तरीन साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान नियर टू बी डिफॉल्ट, इट इज अल्लाह ना करे। अगर सूरत ऐसे ही रही
तो इकोनॉमिकल टर्मोइल को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप दोनों? ये तो कोई बहुत ही सिंपल सा सवाल आप है कि इकोनॉमिक टर्मोइल हमें नजर आ रहा है और हम पूछ रहे हैं कि किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। एक चीज डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट का हमने अपना जो है बॉन्ड की पेमेंट कर दी है। हमने ऐसे समझ लें कि एक ब्रीदिंग स्पेस हमें मिली है। हमें जो भी बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज और जिन्होंने कहा था कि वो हमें इसके लिए सपोर्ट करेंगे, उन्होंने साथ शर्त रखी थी कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हो। आईएमएफ प्रोग्राम का जो 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 रिव्यू है वो नहीं कर रहे। आईएमएफ वाले रुके हुए इसलिए कि वो उनका मुतालबा ये है कि हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो। कहाँ से तुम पैसे जनरेट करोगे हमें वापस देने के लिए, कहाँ अपने कम इसी तरह ना आप मेरे से उधार मांगे, मैं कहूँगा आप वापस कैसे करोगे यार, उसका एक मुझे मंसूबा तो दो ना, मंसूबा बंदी में दो कि यार मैं यहाँ से अपने अखराजात की कमी करूंगा, यहाँ से अपने रिसोर्सेज बढ़ाऊंगा। फिर वो हम एक थोड़ा सा इस हुकूमत की साख का इशू है। वो जो भी बातें करते हैं वो बातें सारी तो हो गई ना, जो आप पुरानी बातें करे थे उसके बाद हो गया ना आईएमएफ के साथ क्या हुआ, उसके बाद वो हम उनको मुतमईन नहीं कर सके कि हम जो ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं हम ये पूरी करेंगे। ये जो फ्लड वाला वो है इसीलिए ये चीज रुकी हुई है कि तुम जो कह रहे हो कितने पैसे तो हमें बताओ कि कहाँ पे तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, कहाँ पे तुम्हारा फसलों का नुकसान हुआ, उनको कंपनसेट कैसे कर रहे हो। हम चाहते हैं कि हम या हमारे जो बैठे हैं लोग इस्लामाबाद में, उनका ख्याल है कि वो लोगों को कहेंगे पैसे दो और वो दे देंगे हमें, इस तरह जो नहीं होता। इस पे आप भी जी देखिए, मैं ये कहूँगा बैठे रहे, आप बैठे देखिए हाँ, नहीं नहीं ठीक है, बस सिर्फ जवाब ही देना। देखिए मैं ये कहूँगा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। भाई साहब ने डाल दिए वफाक पर एज ए स्टेक होल्डर फॉर पंजाब एंड केपी। वो उनके साथ बात वफाक ही करेगा, हम आईएमएफ के साथ बात नहीं करेंगे। समझ लो बात आपने डाल दी। चले ख्वाजा साहब, लेट हिम स्पीक। देखिए आपने सवाल ठीक किया और ये है कि अल्लाह ना करे कि ये मुल्क डिफॉल्ट के करीब जाए, लेकिन जितने टाइम आपको एक बीमारी होती है और आप बीमारी के इलाज नहीं करते वो बीमारी ज्यादा बुरी होती है। 6 महीने मिफ्ता इस्माइल कहते गए कि मेरे पास जो है वो इलाज है। अच्छा जी, हम भी पर्सनली बड़ी तनकीद की, शौकत तरीन पे पर्सनली बड़ी तनकीद की, उससे गवर्नमेंट में आने से एक दिन पहले तक आईएमएफ से बुरी कोई चीज नहीं थी, उसके बाद आईएमएफ की सपोर्ट से बेहतर कोई चीज नहीं थी। जैसे ही उन्होंने आईएमएफ के डील किया उन्हें उन्हीं की हुकूमत ने फायर कर दिया। ठीक है, तजाद ये देख लें, जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स आईएमएफ को की थी उसके बाद आप सोच लें कि वहां पे जो लोग बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे। डार साहब आ गए, डार साहब ने पहले कहा मैं डॉलर को यहां से यहां मूव कर दूंगा, मैं आईएमएफ को ये बता दूंगा। कल उन्होंने खुद कहा कि जो हालात थे जो मैं समझ रहा था उससे बुरे थे, तो किसने बुरे किए? 6 महीने तो आपके अपने फाइनेंस मिनिस्टर बैठे थे। ठीक है, अगर वाकई ये हालात अभी से ज्यादा बुरे हुए तो श्रीलंका सबके सामने, अर्जेंटीना एक ऐसे मुल्क है जहां बार बार वो डिफॉल्ट की तरफ गए और वहां जो इन्फ्लेशन होती है सबके सामने। जब इन्फ्लेशन 30% ना हो और 100% हो तो फिर आप बता दें कि लोगों का क्या हाल होगा। तो हल क्या है? हल तो है, लेकिन अगर ऑनेस्टली आप पूछें, अगर 2-3 बातें हम बिल्कुल क्लियर करें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये प्राइवेटली और पब्लिकली भी कहते गए, इनका तो इरादा ही नहीं था ये 16, 17, 18 महीने हुकूमत करने का। इनका तो इरादा ये था कि ये 2-3 महीने में अपने केसेस वेसेस साफ करके नैब का लॉ तरमीम करके जल्दी से इलेक्शन कर लें, क्योंकि इनके ख्याल में इमरान खान की मकबूलियत नहीं थी। ये इन्होंने प्लान नहीं किया था कि पाकिस्तान के अवाम इनके साथ अग्री नहीं होंगे। अब आप देख लें कि कल इसाक डार साहब ने खुद कहा है कि हमारा मसला ये है कि हमारी तो सारी पॉलिटिकल इक्विटी चली गई, कि हमें तो कोई वोट नहीं देगा, तो हम पहले अपनी पॉलिटिकल इक्विटी तो बना दे। यार, पाकिस्तान आपकी पॉलिटिकल इक्विटी का वेट नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान में क्राइसिस है, और ये सिर्फ मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा नहीं कह रहे, बलोचिस्तान से कंप्लेंट्स आ रही हैं, जीबी से कंप्लेंट्स आ रही हैं, यही फंडिंग ना देने की। इन्होंने कहा, मैं तो अभी शॉक्ड हूं कि इन्होंने कहा कि बेसिकली जो मोहसिन साहब ने कहा है सेहत कार्ड के हवाले से, अगर उसकी मैं आपको सिवियरिटी बता दूं, इसका मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट पंजाब का पैसा इस्तेमाल कर रही है डी फैक्टो, क्योंकि वो एक ही कैश पूल में जाता है, जिससे इस्लामाबाद और जीबी के जो लोग जिनकी उन्होंने जिम्मेदारी दी थी और कश्मीर की, उनका सेहत कार्ड का प्रीमियम जो है वो सॉल्व हो।
तो ऐसे कोई मुल्क चलते हैं, ये पैसा भी कल वापस करना पड़ेगा। ये तो हम अपने क्राइसिस कंपाउंड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मरियम बीबी का ख्याल था कि सेहत कार्ड एक ऐसे प्रोग्राम है जिससे लाखों लोगों को हर महीने जो है वो फायदा चले, लेकिन जिसका पॉलिटिकल क्रेडिट इमरान खान को जाएगा तो ये बंद करना चाहिए। तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जहां पे सिटिंग गवर्नमेंट के ही 2 फेडरल मिनिस्टर्स फाइनेंस के एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं बार बार। एक कह रहे हैं दूसरे की क्रेडिबिलिटी नहीं है, दूसरा कह रहा है पहले की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसमें आईएमएफ का फिर क्या कसूर कि वो आपकी बात नहीं मानते? कौन आपकी बात मानेगा? और इसीलिए तो हल सिर्फ एक ही और वो है इलेक्शन। और उसमें अगर हम अपने दोस्त ममालिक के जो उन्होंने हमें फंड्स दिए थे वो निकाल दें तो रिजर्व बताएं कितने हैं? वो तो अगर एक्चुअल आप देखें तो एक्चुअल तो नेगेटिव रिजर्व। एग्जैक्टली। ये बताइएगा कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो पीडीएम यही कहती थी मैशियत का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, तो उनका भी मुतालबा था कि फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देने चाहिए। अब आप अपोजिशन में आ गए हैं, तब आपका भी यही मुतालबा है, इलेक्शन होने चाहिए, मैशियत डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। क्या ये जो इलेक्शन है या हुकूमतों की तब्दीली है, मैशियत को संभालने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होती ना जी, उस वक्त तक इन चीज़ों के ऊपर कोई भी काम करने पर, जो भी हुकूमत होगी अगर वो हर वक्त शेकी ग्राउंड्स के ऊपर होगी तो इन्वेस्टर जो है वहाँ नहीं आता। कैपिटल जो होता है ये सबसे क्या कहूँ कि शाये परिंदा होता है, जहाँ पे भी वो अनसर्टेनिटी देखता है वहाँ से वो फ्लाइट करके चला जाता है। तो स्टेबिलिटी होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, इन्वेस्टर्स को ये इस चीज़ का यकीन होना कि यहाँ पे इस्तेहकाम है, वो सबसे ज़रूरी है। और फिर उसमें दूसरी बात ऐड करें कि जिस वक्त ये इलेक्शन की डिमांड कर रहे थे उस वक्त इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, मुल्क में जीडीपी वो बेहतर इशारिये शो कर रही थी, 6% पे थी, इंडस्ट्री हाँ ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, सब चीजें बेटरमेंट की तरफ थी। दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर जो कोविड के बाद, तो उस वक्त तो ये खाली फरमाइश थी ना, फरमाइशी प्रोग्राम था। आज जो बात हम कर रहे हैं वो 22 करोड़ अवाम और आपके मुल्क का लोकल इन्वेस्टर, लोकल सरमायाकार 88% अगर डिस्ट्रस्ट का शिकार है तो फिर सोच लेना कि उस मुल्क में आप फंड्स कहाँ से लाएंगे, किधर से पैसा सरमायाकार कहाँ से आएगा? आज जी कल मैं यहाँ पे कुछ अपने एक्स कॉलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर पोजीशंस पे हैं, उनसे बात कर रहा था। ऐसे बात कराची में बिजनेसमैन से, पेशावर की बिजनेस कम्युनिटी से, अभी उनसे पूछता हूँ कि आप सब कंप्लेन करते थे तो सच बताएं कि हालात कैसे थे पीटीआई की गवर्नमेंट में? तो आपको 90% कहने को मिलते हैं नहीं हालात अच्छे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक्चुअली पंजाब का जो पाकिस्तान का ब्रेड बास्केट है, मोहसिन साहब बेहतर कह सकेंगे, मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जो है वो प्रोग्रेस हुई थी। एग्रीकल्चरल जीडीपी की ग्रोथ जितनी पीटीआई की गवर्नमेंट में हुई पिछली 10-15 साल में नहीं हुई। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर, बल्कि मुझे याद है वो एक वीडियो चली थी और फिर उसको पूछा भी गया था, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बनाए थे खान साहब की हुकूमत में। कॉर्पोरेट सेक्टर ने 2-3 साल कोविड के बावजूद बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, इसलिए तो 6% जीडीपी ग्रोथ थी। आज हाल क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट इतने क्राइसिस में गया है, और जो आपके ख्याल में आपके पास नुस्खे दे कि आपको आईएमएफ पैसे दे देगा, आपको वर्ल्ड बैंक पैसे दे देगा, आपको दोस्त ममालिक दे देंगे, कुछ नहीं हुआ। इंपोर्ट्स आपने रोक दी, उससे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक गई। आपने जो है वो एलसी सारी रोक दी, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद तो अभी वो इनपुट्स भी नहीं आ रही, और आगे अल्लाह ना करे जो शॉर्टेजेस होंगी। कल खबर चल रही थी कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि पहले हमसे क्लियरेंस लेंगे एलसी खोलने से पहले। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ना एलसीज दे सकता है, ना वो बाहर अपने पैसे प्रॉफिट्स भेज सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? और जो मोहसिन साहब ने कहा कि इलेक्शन क्यों, उस हल का एक फंडामेंटल हिस्सा है। मिसाल मैं देता हूं, आईएमएफ इनको कह रहा है कि टैक्स लगाएं क्योंकि आपको पैसा ज्यादा चाहिए, खसारा ज्यादा होता है। ये क्यों टैक्स नहीं लगाते? इसीलिए नहीं लगाते कि ये कहते हैं कि हमारी पहली से पॉलिटिकल इक्विटी कम है, हमें वोट पहले से कोई नहीं दे रहा, जो 2-4 फैमिली के लोग दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे।
इलेक्शन की वजह से ना, बीच में इलेक्शन आ जाता है, इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप मुश्किल फैसले ले लेते हैं। हमने 2-3 साल बड़े मुश्किल फैसले लिए, 2 साल तो हमने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई क्योंकि इन्हीं का क्राइसिस जो है वो हमें सॉल्व करना था। उसकी तनकीद हम पे हुई, लेकिन जिस तरीके से हमने डील किया आपने वो भी देखा कि 15-16 साल में 6% जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई थी, रेमिटेंसेस कभी 30 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं हुई थी, एक्सपोर्ट्स जो 10 साल से 24 अरब डॉलर पे फंसी हुई थी वो 1 साल में 31 या 32 अरब डॉलर तक गई। टैक्स ग्रोथ 4.5 ट्रिलियन 4,500 अरब रुपए से 1 साल में 6.2 हजार अरब रुपए तक जो है वो गई। और इन सारी की रिकग्निशन इस साल की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में हुई, जो मिफ्ता इस्माइल ने खुद इसका इफ्तिताह किया, ये कहते हुए कि पीटीआई जैसे कारकर्दगी इकोनॉमी में पहले हुई नहीं। तो एक सवाल आपसे है कि ये तो असमिया छोड़ने के हवाले से केपी के नून लीग ने इल्जाम लगाया कि केपी के और पंजाब के जो एमपीए हैं वो बड़ी रेजिस्टेंस का सामना कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि ये बिल्ली थैले में से उस दिन बाहर आएगी जिस दिन ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे होंगे और आगे जो है ना टिकट लेने के लिए कोई नहीं होएगा। जो इनकी परफॉर्मेंस और जिसने भी आगे सियासत करनी है, इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त होने से बचानी है, अब जीतना तो ये भूल ही जाए ना, तो वो इनके पास टिकट लेने के लिए नहीं आ रहा। दूसरी ये बात, किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। खान साहब हर एक की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं। सब ने अपने कंसर्न शो किए हैं, जिसको मैंने कल खुद पब्लिक किया है, मीडिया से डिस्कस किया है। लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है वो फेडरल वाली सिचुएशन को, ये जो असेंबलियां तहलील करना इसके साथ मैच कर रहे थे, वो हमने रिजाइन किया था। लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है, जायज और मुनासिब है कि अच्छी खासी जबरदस्त किस्म की हमारी दोनों हुकूमतें हैं, तो कहीं खुदा ना खास्ता अगर हम जाते हैं तो इलेक्शन डिले हो जाए, तो ये सवाल पूछना, तो इसका हल पूछ रहे थे। जिस मोमेंट खान साहब ने डिसॉल्व करने का बोला, डिसीजन हो चुकी हुई है, लेकिन उस प्रोसेस के लिए एक तरीकाकार है, जमहूरी तरीकाकार है। डिविजनल लेवल पे पंजाब में मुलाकातों का सिलसिला कल से शुरू होगा। केपी में आज खान साहब सारे पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं सियासत का नहीं, पाकिस्तान का, बिकॉज इलेक्शन जितना ये निकम्मों की टीम बैठेगी हमें तो सूट करता है ना, कि एब्सोल्युटली ये एब्सोल्यूट यानी कि ये तरीके से लोग इनको तल्फ कर देंगे। इनकी सियासत तल्फ होने जा रही है, ये ऐसे नहीं बैठ के एक दूसरे को गालियां गुलियां दे रहे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप मेरे अल्फाज याद रखें कि इनकी टिकट्स आप देखिएगा कि कौन लेता है कौन नहीं। मैडम, मुझे बताइएगा कि नून लीग के कितने एमपीएस जो हैं, एक फवाद चौधरी साहब ने दावा किया था कि आपके साथ कोई रास्ते में है टिकट के हवाले से भी, तो कितने एमपीएस आपके साथ हैं? देखें जी, हम कभी भी दावे नहीं करते, एक्चुअल बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक वो बातें साबित हुई हैं। ये जरूर आके झूठी बातें और बुलंदोबांग किस्म के दावे, जो डार साहब ने जो तमाशा किया था, इनको ये नहीं पता कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो शेरो शायरी से आप उनका नहीं कर सकते। अब देखो ना, आप उनसे पूछो गुर्बत कैसे मिटाओगे, वो ऐसे ऐसे करके 2-3 शेर फेंक देगा, ठीक है। इसी तरह, और अल्लाह की पनाह के अब इकोनॉमिस्ट भी इस तरह की जो लेतो लाल से काम ले रहे हैं। अब ये दोनों मेरे भाई बात कर रहे थे, कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, कहीं लफाजी नहीं, सीधी सीधी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की। हमारे साथ जी इनके बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी लेकिन ये है कि खान साहब किसी भी कीमत पे अपने लॉयल लोगों को, और वो लोग जो मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहे, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। 1 मिनट आज हमारा कोई सेकंड ईयर का लीडर उठ के अगर इनको बुलाए ना, आ जाओ, इसमें रुकावट है खान साहब, तो ये आप देखिएगा कि सुबह तमाशा क्या होता है। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू गेट एनी लोटा। हाँ, जिस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेंगे, कोई बेहतर जो एक तरीकाकार है, हम बिलीव नहीं करते कि हम लोगों के इस जमहूरी दौर में, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं कि हम लोटा क्रेसी को तरवीज दें, बट एप्लीकेंट्स के उसके खान साहब का सीधा सा फैसला जो उन्होंने हमें खुद आगाह किया, जब हमने ये बात की मीटिंग में, उन्होंने कहा कि जी देखें, मैं लोगों के प्रोफाइल को देखूंगा, उनकी सियासत में अगर वो भले किसी और जमात से भी थे, कंट्रीब्यूशन क्या थी मुल्क और जिस सूबे से वाबस्तगी थी, उन्होंने क्या रोल क्या अदा किया, किसी का कंस्ट्रक्टिव रोल होगा, और उस जगह पे हमारे पास कैंडिडेट नहीं होगा तो किसी के कंसिडर होने के चांसेस हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से बिग नो है।